कैमफैक्ट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले अगर मैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के इससे पहले 3 लेक्चर डिस्कस किए और लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि चिलेशन इफेक्ट की बात कर रहे थे। और चिलेशन इफेक्ट में हमने पढ़ा था जो चिलेशन इफेक्ट होता है वो आपका मेजर एंट्रोपिक होता है और माइनर एंथैल्पिक होता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इफेक्ट है जो आपके पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, दैट इज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। अगर मैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो जनरली अगर मैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की बात करें, ध्यान देना यहाँ पे, तो जनरली इट इज शोन बाय, ये उन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगा जहाँ पे आपके पास मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड प्रेजेंट होगा, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड प्रेजेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक बात अच्छे से समझनी है। दूसरी बात, ये आपके पास 2D इफेक्ट होता है, 2D इफेक्ट होता है, लिगेंड की वजह से इफेक्ट होता है, 2 डायमेंशनल इफेक्ट होता है। तीसरी बात, ये आपके पास प्री ऑर्गेनाइज्ड इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, प्री ऑर्गेनाइज्ड इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सुनना भाई बार, समझना एक बार। एक्चुअली होता क्या है, जब आप चिलेशन इफेक्ट पढ़ रहे थे आपने बात की थी कि मैं यहाँ पे निकल H2O6+2 के अंदर अगर मैं 6 अमोनिया लेके आता हूँ तो आपने पढ़ा था यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे आपके पास किसी प्रकार का ना तो चिलेशन इफेक्ट होता, जनरली आपके पास ये रिएक्शन मैंने एक लिखी थी। फिर मैंने बात की थी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे निकल H2O6 में अगर मैं चिलेटिंग लिगेंड ले आऊँ तो आप मान लीजिएगा इथाइलिन डायमीन के 3 मॉलिक्यूल ले आए, EN लिगेंड ले आए, तो आपने कहा था जनरली इस स्टेप के अंदर इस रिएक्शन की जो एंट्रोपी चेंज होता है वो आपके पास पॉजिटिव होता है क्योंकि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे बढ़ गए, सही है ना। अगर यहाँ पे मेटल के साथ में जनरली आपके पास मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड लेके आ जाऊं, ध्यान दीजिएगा, तो जनरली अगर मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड की बात करें तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया EDT है, किसकी बात करें हम, EDT अभी आपके पास, आपको पता है EDT की बात करें, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिडेट, जनरली ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। तो होता क्या है यहाँ पे, जब हम इस कॉम्प्लेक्स में आपके पास EDTA लिगेंड लेके आएंगे तो ये जो लिगेंड है ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, ये हेक्साडेंटेट है, सारे लिगेंड को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा, आपके पास इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ध्यान देना, इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एंट्रोपी जो चेंज आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा, सही है। दूसरी बात जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब हम चिलेशन इफेक्ट की बात कर रहे थे, ध्यान देना, यहाँ पे आपने पढ़ा था, इस केस में हमने बात की थी चिलेशन इफेक्ट की। तो चिलेशन इफेक्ट में आपने ये कहा था जनरली ये आपके पास मेजर एंट्रोपिक होता है और माइनर एंथैल्पिक होता है। लेकिन खास बात ये होती है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की, ये आपके पास ध्यान देना इक्वली होता है, इक्वली एंट्रोपिक होता है और इक्वली आपके पास एंथैल्पिक होता है। यानी कि ये आपका क्या होगा, 50% एंट्रोपिक होता है, 50% एंट्रोपिक होता है और 50% एंथैल्पिक होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली जब आपके पास मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड आता है तो वो अपने आप को 2 डायमेंशनली, जनरली 2 डायमेंशनल इफेक्ट इसको बोलते हैं, अपने आप को अरेंज करके रखता है। यानी कि कहने का मतलब, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जब हम सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो यहाँ पे आप एक एक लिगेंड यहाँ पे लेके आओगे, ध्यान देना। अमोनिया लेके आए, यहाँ पे आप EN बाइडेंटेट लिगेंड था, यहाँ पे हेक्साडेंटेट लिगेंड लेके आए। तो जो लिगेंड है यहाँ पे, ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, ये अपने आप को रीअरेंज करके रखता है, सही है ना। यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी देनी पड़ती है वो यहाँ पे रिक्वायर नहीं होती, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखेगा, सही है, अपने आप को ऐसे बना के रखेगा शेप में, बीच में आपका मेटल आयन आपका बाइंड कर जाएगा, सही है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट से रिलेटेड, ध्यान देना। दूसरी बात यहां पे, इसको हम साइक्लोचिलेशन भी बोल सकते हैं, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट को क्या बोल सकते हैं,
साइक्लोचिलेशन। साइक्लोचिलेशन क्यों बोल रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि जनरली यहां पे भी चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन होगी। तो चिलेटिंग रिंग की जब यहां पे फॉर्मेशन होगी, इसी ईडीटी कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ईडीटी आपके पास हेक्साडेंटेट लिगेंड है और ये मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, ध्यान दीजिएगा। तो जनरली अगर इस लिगेंड की बात की जाए, मान लीजिएगा इसी किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ईडीटी आपके पास आता है, तो मेटल के साथ यहाँ पे जब हम इसका इंटरेक्शन करवाएंगे ईडीटीए का, ध्यान दीजिएगा जनरली आपके पास यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। एक एक बात को समझना, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, बेसिकली जैसे हम ये इस लिगेंड को लेके आएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पे भी चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन होंगी, सही है ना। तो यहाँ पे अगर चिलेटिंग रिंग की बात करें 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन हुई है, इसलिए यहाँ पे इस इफेक्ट को हम साइक्लोचिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोचिलेशन। सुनना भाई, तो चिलेशन इफेक्ट में और इसमें डिफरेंस क्या होता है, चिलेशन इफेक्ट में भी चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन होती है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में भी चिलेटिंग रिंग की फॉर्मेशन होती है, लेकिन एज कंपेयर टू जो चिलेशन इफेक्ट हमने पढ़ा था वो आपका मेजर एंट्रोपिक होता है, एंथैल्पिक आपका माइनर होता है। एंथैल्पिक क्या होता है, माइनर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चिलेशन इफेक्ट में। लेकिन जो आपके पास मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट है, ये 50% एंट्रोपिक होता है और 50% एंथैल्पिक। एंथैल्पिक क्यों है, क्योंकि जो लिगेंड है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, वो अपने आप को जनरली रीऑर्गेनाइज करके रखता है, बस मेटल को उसके बीच में जाके इंटरेक्ट करना होता है, सही है। तो जनरली ईडीटी भी आपके पास कैसा इफेक्ट शो करता है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट शो करता है, ध्यान देना। नेक्स्ट जो यहां पे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पे नोट करने की है, ध्यान देना जब हम बात कर रहे थे पिछले थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लेक्चर में, जब हम बात कर रहे थे, ध्यान देना समझना एक बार, निकल En3+2 और एक एग्जांपल लिया था मैंने कॉपर का En3+2। आपने कहा था इन दोनों के अंदर, ध्यान देना, अगर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करें फर्स्ट और सेकंड के अंदर आपके पास थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा कॉपर+2 के अंदर क्या होता है, ZTD। आप कहते हो यहां पे नो ZTD, कोई ZTD नहीं होता, क्योंकि आपको पता है निकल+2 ये ऑलरेडी बता चुका हूं D8 होता है और ये आपके पास D9 सिस्टम होता है, सही है। और इसमें मैंने बताया था EN लिगेंड आ रहा है तो यहां पे चिलेशन इफेक्ट, चिलेशन तो है ही, लेकिन चिलेशन किसके साथ आया है, ZTD के साथ आया है। किसके साथ आया है, ZTD के। तो यहां पे जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो हमने पढ़ा था, अगर आपके पास चिलेशन इफेक्ट आता है ZTD के साथ तो वहां पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपको बताया था इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था, जनरली इसमें रिंग स्ट्रेन आ जाता है, ZTD की वजह से 2 बॉन्ड बड़े हो जाते हैं, सही है। लेकिन जो यहां पे काम की बात आपको नोट करनी है, ध्यान देना, अगर आपके पास, ये मैं बता चुका था एग्जाम्पल पहले ही, अब देखो ध्यान देना, अगर आपके पास चिलेशन, ध्यान से सुनना भाई, अगर आपके पास चिलेशन मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के साथ आता है, चिलेशन किसके साथ आता है, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के साथ आता है, तो वहां पे जो ZTD होता है उसका चिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ध्यान देना, कहने का मतलब अगर आपके पास व्हेन चिलेशन इज अराइजेस विद मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, ध्यान देना, व्हेन चिलेशन, ध्यान से सुनना इस लाइन को, व्हेन चिलेशन इज अराइज, इंपॉर्टेंट है, अराइज with macrocyclic effect, macrocyclic effect, macrocyclic effect, then no effect of ZTD, no effect of ZTD, then no effect of ZTD on chilation। वहां पे जो चिलेटिंग रिंग होगी उनके ऊपर ZTD का कोई इफेक्ट कंसीडर नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब, अब देखो एग्जांपल लेके मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, सुनना भाई, ध्यान से समझना एक बार, देखो इस बात को समझना, फिर हम कंक्लूजन लेके आएंगे और फिर मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो आपने बोला, हमने पढ़ा कि अगर मैं निकल En का थ्राइस +2
और कॉपर En का थ्राइस +2, इन दोनों की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो यहां पे हमने पढ़ा केवल चिलेशन इफेक्ट प्रेजेंट है और उसके साथ जेटीडी आया हुआ है। आपने कहा जेटीडी विद चिलेशन इज डेंजरस फॉर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। हमने पढ़ा भी, रिंग हमने बना के भी देखी थी, पिछले लेक्चर में बना चुके हैं। तो आपने यहां पे कहा था कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हो जाता है सेकंड से, ध्यान देना। एक एग्जांपल और हमने पढ़ा, अगर निकल के साथ यहीं पे अमोनिया लेके आता हूं और निकल के कॉपर के साथ अमोनिया लेके आता हूं तो आपके पास यहां पे, आपको पता है यहां पे जेटीडी प्रेजेंट है, D9 सिस्टम है, बार बार बोल चुका हूं, T2C6 Eg3 बनेगा। यहां पे निकल +2 है, D8 सिस्टम है, नो जेटीडी। और आपने पढ़ा इरविन विलियम सीरीज में पढ़ा, जेटीडी की वजह से, इरविन विलियम सीरीज में हमने पढ़ा था कॉपर +2 आयन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स बनाता है 3D सीरीज में, हमने पढ़ा था इरविन विलियम सीरीज में। और रीजन भी पढ़ा था, क्यों? क्योंकि जेटीडी यहां पे जेटीडी प्रेजेंट होता है और जेटीडी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। यहां पे क्या कहानी हुई, जेटीडी के साथ चिलेशन आ गया, चिलेशन विद जेटीडी डेंजरस फॉर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। वहां पे आपके पास जो रिंग थी उनमें रिंग में स्ट्रेन हो गया था, तो यहां पे तो आप बोलते हो ये स्टेबल है, यहां पे आप ये बोलते हो ये स्टेबल है, लेकिन अगर चिलेशन के साथ आपके पास यहां पे मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट आ जाए, यानी कि कहे आपसे कि बताइएगा निकल के साथ EDTA कॉम्प्लेक्स है -2, कॉपर के साथ EDTA कॉम्प्लेक्स है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? आपको पता है निकल +2 D8 होगा, ध्यान देना। और यहां पे कॉपर +2 D9, यहां जेटीडी प्रेजेंट होगा, चिलेशन इफेक्ट प्रेजेंट है, लेकिन चिलेशन किसके साथ आया है? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के साथ। और मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के साथ अगर आया हुआ है द नो इफेक्ट ऑफ जेटीडी ऑन चिलेशन, या चिलेशन का जेटीडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? कॉपर का EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबलाइज बनता है। ध्यान देना, गेट के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। यहां से गेट में क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, NAT में आया था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था गेट में। ध्यान दीजिएगा, सवाल ये था हमारे पास 3D सीरीज का मेटल है, EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना रखा है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जो मेटल है वो कौन सा मेटल है? 3D सीरीज मेटल है, 3D सीरीज मेटल है, सही है। आपसे ये पूछा गया था बताइएगा इस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कब होगी, या फिर ये पूछा था इस कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है बीटा, फॉर्मेशन कांस्टेंट है बीटा, वो सबसे ज्यादा कब आएगा? बताइएगा इस मेटल के d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल बने? तो हमें पता है 3D सीरीज में अगर हम बात करें, इससे पहले भी हमने इरविन विलियम सीरीज पढ़ी थी, Mn+2 Fe+2 कोबाल्ट +2 निकल +2 और इसके बाद कॉपर +2 Zn+2। सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है वो कौन बनाता है? कॉपर +2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। तो आपसे यही पूछा गया था बताइएगा इस मेटल के डी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल बने। और ये मेटल 3D सीरीज का है, तो यहां पे हम डी में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 9, क्योंकि ये वाला सबसे स्टेबलाइज बनता है। और जब चिलेशन मैक और EDTA कैसा इफेक्ट शो करता है? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट शो करता है। चिलेशन भी आया हुआ है लेकिन मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के साथ आया हुआ है, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और याद रहे, अगर आपसे 3D सीरीज में पूछ ले, आगे क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है 3D सीरीज में बताइएगा कौन सा मेटल EDTA के साथ सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो क्या बोलोगे? कॉपर EDTA -2 सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स होगा ये, ध्यान रखना। और आपसे पूछ ले कि जो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट है वो 50% एंथैल्पी कैसे है, क्योंकि यहां पे आपको किसी प्रकार की एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। जनरली जो लिगेंड होता है वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके ही लेके आता है, मेटल को बस बाइंड करना होता है उसके सेंटर में जाके, उसकी कैविटी में जाके। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है चिलेशन इफेक्ट, में बार बार बोल रहा हूं, चिलेशन इफेक्ट विल बी मेजर एंट्रोपिक माइनर एंथैल्पिक। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट 50% आपका एंट्रोपिक, 50% आपका एंथैल्पिक, दोनों में बराबर होता है। ये बातें आपको यहां पे याद रखनी है भाई, सही है। ये सवाल पूछ चुका है, फिर से पूछ ले तो ध्यान रखें।
इसके बाद आगे चलता हूं मैं यहाँ पे, 2-3 बातें और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान देना। एक और अगर आपसे कह दें, बताइएगा ईडीटीए के साथ जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, जनरली आपके पास ईडीटीए मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, और आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन डिस्कस करता हूं ईडीटीए से, और क्या पूछ सकता है, आपसे कह दे कि हमारे पास एल्कली मेटल है, कौन सा मेटल है, एल्कली मेटल आयन की बात हो रही है, और इन्होंने आपके पास ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बना रखा है भाई, ईडीटीए के साथ, एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल ने ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। आपसे पूछा जाए यहाँ पे, जनरली यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, बताइएगा यहाँ पे जो मेटल बनेगा, जनरली एल्कली मेटल है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इसके साथ आपके पास मेटल के साथ आया हुआ है ईडीटीए, बताइएगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा एल्कली मेटल आयन बनाएगा, तो इसमें ध्यान देना भाई, सबसे जो बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाता है ईडीटीए के साथ, लिथियम पॉजिटिव, देन Na पॉजिटिव, देन K पॉजिटिव, देन Rb पॉजिटिव, देन सीजियम पॉजिटिव। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, बोले तो आपके पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की बात की जाए, तो उनमें ध्यान देना भाई, सबसे बेहतरीन जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ईडीटीए के साथ, कैल्शियम बनाता है। कौन बनाता है? Ca2 पॉजिटिव बनाता है। उसके बाद आपके पास मैग्नीशियम आता है, उसके बाद स्ट्रोशियम आता है, और लास्ट में आपका Ba पॉजिटिव आता है। तो ईडीटीए के साथ आपसे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पूछी जाए, एल्कली मेटल की आयन की, तो ये ऑर्डर फॉलो करेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन की, तो ये ऑर्डर फॉलो करेगा। इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है, ध्यान रहे। और अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, आप बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने एक बात और सुनना भाई, बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, जनरली एक्सेस ऑफ कॉपर की वजह से, पढ़ाया हुआ आप लोगों को, जनरली एक्सेस ऑफ कॉपर की बॉडी में अगर कॉपर का एक्सेस हो जाता है तो उसकी वजह से विल्सन डिजीज होती है। आपने वहां पे पढ़ा था, कॉपर को जो स्टोर करता है वो प्रोटीन होता है सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वहां पे आपने बोला था जनरली विल्सन डिजीज हो जाती है, और जनरली विल्सन डिजीज में बॉडी में कॉपर एक्सेस में हो जाता है। अब हमें कॉपर को निकालना होता है, तो आपने साफ साफ कहा था कॉपर को निकालने के लिए क्या खाते हैं? ईडीटीए, दैट इज चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट लिया जाता है, क्योंकि आप कहते हो जनरली किसी भी आयन को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है तो जो चिलेटिंग एजेंट जो हम खाएंगे वो ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसको हमें निकालना है आयन को, उसके साथ बढ़िया बॉन्डिंग करे। और आपने अभी पढ़ा कि जो कॉपर है वो ईडीटीए के साथ 3D सीरीज के मेटल में सबसे बढ़िया बॉन्डिंग करता है, सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है भाई, सही है ना। तो यहां से बाय इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था, तो याद रखना विल्सन डिजीज के लिए हम जनरली चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया आपको ईडीटीए चिलेटिंग एजेंट होता है, दूसरा डी पेंसिलामिन भी लेते हैं, बाय इनऑर्गेनिक में वो आपको पढ़ाया हुआ है। इसके बाद सुनना भाई, नेक्स्ट जैसे हमने बात करें मेटल, इसकी बात की जाए, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की बात की जाए, तो हम पोरफायरिन रिंग पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भी था पोरफायरिन में। जनरली आपके पास, अगर मैं आप शॉर्ट में बना रहा हूं पोरफायरिन रिंग, ध्यान दीजिएगा भाई, पोरफायरिन रिंग की अगर मैं बात करूं, ये भी एक मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होता है। पोरफायरिन भी कैसा लिगेंड होता है? मैक्रोसाइक्लिक, इसके अंदर मेटल आपका इंटरेक्ट करता है, तो यहां पे भी लिगेंड अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके रखता है। आपसे पूछ ले 3D सीरीज में कौन सा मेटल पोरफायरिन में सबसे बढ़िया इंटरेक्ट करता है, सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो जो पोरफायरिन रिंग है यहां पे मैंने शॉर्ट में बनाया पोरफायरिन, आपने पढ़ा था। पोरफायरिन की बात की जाए तो जनरली 3D सीरीज में सबसे बढ़िया मेटल कौन इंटरेक्ट करता है? इसमें निकल +2 सबसे बढ़िया इंटरेक्ट करता है, उसके बाद कॉपर +2, उसके बाद कोबाल्ट +2, उसके बाद Fe+2, उसके बाद Zn+2, ये ऑर्डर फॉलो करता है। ये ऑर्डर याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए पोरफायरिन रिंग में बताओ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज कीजिएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो आपने बोला मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट इज 2 डायमेंशनल इफेक्ट, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट इज साइक्लोचिलेशन को ही बोलते हैं। आपने बोला मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट आपके पास प्री ऑर्गेनाइज्ड इफेक्ट होता है, साइक्लोचिलेशन इफेक्ट होता है। और यहां पे एक बात और सुनना जो काम की है ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो अब मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं वो बात समझना। तो ये तो मैंने आपको बताया मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के बारे में।
जनरली जो मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनते हैं इनको मैं और भी आगे डिस्कस करता हूँ। जनरली मेन ग्रुप को केमिस्ट्री में लेके चलता हूँ आपको, वहां पे आप पढ़ते हो। जनरली वहां पे हम बात करते हैं 2 प्रकार के कंपाउंड की बात करते हैं, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल ही बनाते हैं। आपने सुना होगा क्राउन ईथर, क्राउन ईथर, ध्यान देना, क्राउन ईथर की बात करता हूं। और एक आपने सुना होगा क्रिप्टेंड लिगेंड, क्रिप्टेंड लिगेंड, दोनों की बात करूंगा, ध्यान देना, क्योंकि ये भी मेन ग्रुप के मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ध्यान देना, अगर क्राउन ईथर की बात की जाए और क्रिप्टेंड लिगेंड की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे क्रिप्टेंड लिगेंड की। ध्यान देना, क्रिप्टेंड लिगेंड क्या होता है, ये भी मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं। कैसे लिगेंड होते हैं ये भी भाई, क्रिप्टेंड लिगेंड मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं और जनरली इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो क्रिप्ट 211, सी से क्रिप्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्रिप्ट बोल देते हैं, क्रिप्ट 221, क्रिप्ट 222। ध्यान देना, इन तीनों की बात समझना भाई। अगर क्रिप्टेंड की बात की जाए यहाँ पे, बेसिकली क्रिप्टेंड लिगेंड में होता क्या है, ये भी लिगेंड होते हैं और यहाँ पे जो डोनर साइट होती है, डोनर साइट जो प्रेजेंट होती है वहां पे नाइट्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्रिप्ट 211 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्रिप्ट 211 में क्या होगा, देखो नाइट्रोजन होता है, क्रिप्ट यहां पे आपके पास, ध्यान से सुनना भाई, एक बनाऊंगा, बाकी सब आप खुद बना सकते हो। CH2 ऑक्सीजन, फिर से CH2 एक और ऑक्सीजन, यहां पे फिर से CH2 ये चलेगा भाई, यहां पे आपका आएगा नाइट्रोजन। ऐसे ही मान लीजिएगा ये जो CH2 है, इसको मैं बोल देता हूं C2H4, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ऐसे, C2H4 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे, तो हमारे पास यहां आएगा, तो 2 नाइट्रोजन, तो ये C2H4 आया ऑक्सीजन, C2H4 आया ऑक्सीजन, C2H4 आया ऑक्सीजन। क्रिप्ट 2 की बात हो रही है तो यहां पे 2 ऑक्सीजन लेके आया, 1 नेक्स्ट आएगा जिसके अंदर आपके पास केवल एक ही ऑक्सीजन आएगा, फिर से 1 है, एक ऑक्सीजन आएगा। तो ये जनरली मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं, इनके अंदर आपके पास एल्कली अर्थ मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल आके इंटरेक्ट करते हैं और वो जनरली क्रिप्टेंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहीं पे अगर मैं कहूं भाई क्रिप्ट 221 बनाओ, 221 का मतलब क्या होगा, देखो यहां पे 2 ऑक्सीजन आए, फिर से यहां पे 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, 221। आपको बोला गया क्रिप्ट 222 बताइए, तो क्रिप्ट 22 क्या बनेगा, ऑक्सीजन ये बनेगा। अब नेट के एग्जाम में आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा सबसे कमाल की बात, एक क्रिप्टेंट और यहां पे एग्जिस्ट करता है, वो और बात करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। क्रिप्ट 321, एक क्रिप्ट और होता है, क्रिप्ट 322, इसमें क्या होगा, क्रिप्ट 322 है, तो यहां पे मुझे कितने ऑक्सीजन का इंसर्शन करवाना पड़ेगा, 1 2 3, क्रिप्ट 322 ये बनेगा। पेपर में क्या सवाल आएगा, बताओ कौन से क्रिप्टेंट के साथ कौन सा मेटल आयन सबसे स्टेबल फॉर्मेशन कांस्टेंट, सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि सबसे ज्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट इस क्रिप्ट के लिए किस मेटल आयन का आता है। तो जनरली जब थर्मोडायनेमिकली कैलकुलेट किया जाता है इनका फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो ये पाया गया इसके साथ क्रिप्ट 221 के साथ सबसे छोटा यही होगा, लिथियम पॉजिटिव बाइंड करता है, इसके साथ Na पॉजिटिव का सबसे ज्यादा आता है फॉर्मेशन कांस्टेंट, क्रिप्ट 22 के लिए K पॉजिटिव आता है। ये CSIR नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है मेन ग्रुप से, तो ये भी मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स ही है। इसके बाद अगर क्रिप्ट 322 की बात करता हूं मैं, तो क्रिप्ट 322 में ध्यान देना Rb पॉजिटिव का फॉर्मेशन कांस्टेंट सबसे ज्यादा आता है। जनरली पेपर में Rb पॉजिटिव ऑप्शन ना दे तो Cesium पॉजिटिव, क्योंकि ये साइज इसका बड़ा है और क्रिप्ट सबसे बड़ा 322 है, तो सबसे बढ़िया ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं। अगर ये दोनों दे रखे हो एग्जाम में तो Rb पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल बनाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो क्रिप्टेंट लिगेंड की बात की जाए तो ये भी मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, जनरली एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल इनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और यहां पे जो डोनर एटम होंगे डोनर एटम, उनमें डोनर साइड जो होंगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होंगी, सही है। इनके बीच में आपके पास एल्कली मेटल आयन आके इंटरेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो बात की मैंने क्रिप्टेंट लिगेंड की, इनको भी हम मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है।
CSIR नेट ऐसे सवाल जरूर पूछ सकता है, ध्यान रखना, आने लायक सवाल है, आने लायक। किसी भी वीडियो को आप देख रहे हो तो ध्यान रखना कोई ना कोई क्वेश्चन उनमें से जरूर बन जाएगा। एक एक चीज आपको इंपॉर्टेंट और रेफरेंस वाली पढ़ाई जा रही है। अगर मैं बात करूं क्रिप्ट 2 की बात की जाए, आपसे पूछा जाए कौन सा एल्कली मेटल क्रिप्ट 2 के लिए सबसे बढ़िया बाइंड करता है, तो अगर मैं बात करूं एल्कली मेटल की तो आपने पढ़ा K पॉजिटिव बाइंड करता है, और ये CSIR नेट पूछ चुका है, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं मेटल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बोले तो एल्कली अर्थ मेटल की, ध्यान देना। तो यहां पे जो ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन होता है सबसे बढ़िया कौन बाइंड करता है, उसमें आपके पास सबसे बढ़िया इंटरेक्ट करता है Ba2 पॉजिटिव, ध्यान रहे। उसके बाद Sr2 पॉजिटिव, उसके बाद आपका आता है यहां पे Ca2 पॉजिटिव, और सबसे कम आता है Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। ध्यान देना, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है और वो आने लायक है, ध्यान रहे। आपके टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना क्रिप्टेंट की केमिस्ट्री को, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, वो हमारे पास है क्राउन की बात करेंगे भाई, क्राउन ईथर की बात करेंगे, ध्यान देना। अगर क्राउन ईथर की बात की जाए तो क्राउन ईथर, ध्यान देना, आप मेन ग्रुप में आलोक सर ने वहां पर डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं केवल इनके मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर क्राउन ईथर की बात की जाए, क्राउन ईथर की, जनरली ये पोली ईथर होते हैं। कैसे ईथर होते हैं? पोली ईथर होते हैं, और ये भी मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड का बिहेव करते हैं, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड का बिहेव करते हैं। और जनरली अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, बनते कैसे हैं, बेसिकली इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 12 क्राउन 4, 15 क्राउन 5, और यहां पे आपके पास 18 क्राउन 6, 21 क्राउन 7, 24 क्राउन 8। जनरली कुछ इस तरीके से हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहां पर होता क्या है, बेसिकली क्राउन ईथर और क्रिप्टेंट लिगेंड में डिफरेंस क्या होता है, क्रिप्टेंट लिगेंड में डोनर एटम जो होते हैं वहां नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। यहां जो डोनर एटम होगा वो केवल ऑक्सीजन होता है क्राउन ईथर में, ध्यान दीजिएगा। और जनरली इन सब की शेप अगर मैं बात करूं, मान लो क्राउन 12 ही बनाना है हमें, तो जनरली इन सब की शेप जो होगी वो आपके पास साइक्लिक रिंग में ही आपके पास कुछ अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करके रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो कैविटी होती है ये भी कैसा, क्राउन 4 बनाया मैंने, 4 ऑक्सीजन है। दूसरा यहां पे अगर मैं बात करूं 12 क्या रिप्रेजेंट करता है, 12 रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एटम, 2 2 4 2 6 2 8 8 और 4 12। ये आपके पास हो गया क्राउन 4, ध्यान दीजिएगा, क्राउन 4 मैंने यहां पे बनाया है। तो यहां पे बेसिकली इन क्राउन ईथर की जो स्टेबिलिटी है ये भी आपको पता है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है। हम आज के इस लेक्चर में मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें हम मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। अब यहां बात ये आती है कि इस कैविटी की बेसिस में कौन सा मेटल आयन यहां पे इंटरेक्ट करेगा, तो ये डिपेंड किन किन फैक्टर पे करता है, क्राउन साइज पे डिपेंड करता है, मेटल आयन साइज पे डिपेंड करता है, प्लेनरिटी पे डिपेंड करता है, इन फैक्टर पे जनरली इफेक्ट करता है। किसी किसी लिगेंड में आपके पास मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड आ गया, वहां पे एरोमेटिसिटी फैक्टर भी रोल प्ले करता है। लेकिन क्राउन की अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, जनरली आपके पास अगर हम यहाँ एल्कलीन अर्थ मेटल की बात करें, अगर आपसे इनमें पूछा जाए बताओ किस कैटायन में कौन सा मेटल, किस क्राउन में कौन सा मेटल आयन बाइंड करता है, तो जनरली आपके पास जितना छोटी कैविटी होगी यहाँ लिथियम पॉजिटिव बताएंगे, यहाँ पे Na पॉजिटिव की बात होगी, यहाँ K पॉजिटिव की बात होगी, यहाँ पे Rb पॉजिटिव की बात होगी, यहाँ सीजियम पॉजिटिव की बात होगी। ये तो हो गया आपके पास स्टेबिलिटी का। जितना बड़ा ये साइज होगा इस क्राउन का, उतना ही जिस मेटल आयन का साइज बड़ा होगा वो उसमें सबसे ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी रखेगा। अब देखो ध्यान देना, अब मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ध्यान देना, जिसका कुछ ऑर्डर कहीं किसी किताब में मे बी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग मैं ऑर्डर बनाऊंगा यहाँ पे, जो ऑर्डर आपको याद रखने हैं, ध्यान दीजिएगा। जनरली गैसियस फेज स्टडी में, गैसियस फेज भी ध्यान रखना भाई, पेपर में फेज जरूर मेंशन करके देगा। गैसियस फेज स्टडी के अंदर, यानी कि फेज जो ले रखा है हमने वो गैसियस फेज ले रखा है। अगर क्राउन 5 हमारे पास मेंशन करके दे रखा है, क्राउन 5
ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई गैसियस फेज स्टडी में। क्राउन 5 आपको मेंशन करके दे रखा है, तो इसमें जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है कि कौन सा आयन सबसे बढ़िया यहाँ पे बाइंड करता है, ध्यान दीजिएगा, क्राउन 5 में सबसे बढ़िया लिथियम पॉजिटिव, देन Na पॉजिटिव, देन K पॉजिटिव, देन आपके पास सीजियम पॉजिटिव, ये आपके पास ऑर्डर फॉलो होता है इन केस ऑफ क्राउन 5। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए क्राउन 6 के अंदर, ध्यान देना, क्राउन 6 के अंदर गैसियस फेज में, क्राउन 6 के अंदर जनरली यहाँ पे Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव की जनरली बाइंडिंग कैपेसिटी बराबर सी होती है। अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो Na पॉजिटिव यूज करोगे। इसके बाद आपके पास आता है लिथियम पॉजिटिव, इसके बाद Rb पॉजिटिव और इसके बाद सबसे पीछे सीजियम पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करता हूं क्राउन 7 में गैसियस फेज में कौन सा मेटल आयन आपके पास सबसे इंटरेक्ट करता है, इसमें आपके पास आता है सबसे आगे K पॉजिटिव, देन Na पॉजिटिव, देन Rb पॉजिटिव, ध्यान देना, और सबसे पीछे इसमें आपके पास आएगा लिथियम पॉजिटिव और देन सीजियम पॉजिटिव। इन तीनों ऑर्डर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो ध्यान रखना भाई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से गैसियस फेज स्टडी में जो क्राउन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है इन मेटल आयन के रेस्पेक्ट में, वो आपके पास ये है। तो एक एक सीरीज आपको यहां पे याद रखनी है। यहां पे अब मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करने वाला हूं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद भी रखना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस बुक कोई भी पढ़ोगे उनमें आपके पास ये सब डाटा मेंशन है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्राउन 6 है, क्या है, क्राउन 6 है, और यहां पे हमने सोलवेंट ले रखा है एसीटोन, सोलवेंट हमने ले रखा है एसीटोन, और मेटल हमारे पास है जनरली ये एल्कली मेटल आयन, एल्कली क्राउन 6 के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन था आपसे पूछा जाएगा क्राउन 6 से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पे अगर हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझना है तो उसमें एक बात ध्यान देनी है, ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनाता है यहां पे जो कॉम्प्लेक्स होता है, वो आपके पास सबसे ज्यादा K पॉजिटिव, देन Rb पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर आपका रेफरेंस बुक से है और पूछा जा सकता है। इसके बाद Na पॉजिटिव और सबसे पीछे लिथियम पॉजिटिव, ये आपके पास इस क्राउन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है जो आपको याद रखना है। एसीटोन यहां पे आपका सोलवेंट है, सही है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक बात और मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा इसी में ही, ध्यान दीजिएगा, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें हम, ध्यान दीजिएगा, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हम जनरली वहां भी मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, मैक्रोसाइक्लिक, ध्यान देना, वहां पे जनरली मैक्रोसाइक्लिक हम बोलते हैं आइनोफोर को, किसको बोलते हैं, आइनोफोर। अब ये आइनोफोर क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आइनोफोर की अगर बात की जाए तो आइनोफोर के केस में क्या होगा, ये आपके पास ये नेचुरल, वहां पे तो हमने पढ़ा क्राउन ईथर पढ़ रहे थे, ये नेचुरल पॉली ईथर होते हैं। और यहां पे भी जनरली अगर मैं बात करूं आइनोफोर में भी डोनर साइड नाइट्रोजन एटम और ऑक्सीजन की होती है, ध्यान देना, ये नेचुरल लिपिड बाइलेयर होती है। यहां पे आपके पास क्या होगा, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें ये आपके पास आयन का ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इनको हम आयन कैरियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन कैरियर। अब ये आइनोफोर भी कैसे हैं, कैसे लिगेंड होते हैं, ये भी मैक्रोसाइक्लिक, कैसे होते हैं, मैक्रोसाइक्लिक। ये भी एक कैविटी जनरेट करके रखते हैं जिसके अंदर आपके पास जाके मेटल आयन बाइंड करता है। सुनिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पे, सुनना जी, तो डिफरेंट पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बार आया हुआ है आइनोफोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जनरली इनका स्ट्रक्चर बहुत टिपिकल है, सही है ना, बहुत टिपिकल है, बहुत लार्ज स्ट्रक्चर होता है इनका। आइनोफोर की बात की जाए, हमें सवाल क्या पूछा जाएगा, पूछेगा बताइए इस आइनोफोर में कौन सा मेटल आयन बाइंड करता है। तो जनरली हमें यहाँ पे याद रखना है कि आपके पास कौन सा आइनोफोर जो आयन कैरियर का बिहेव करता है। आइनोफोर क्या होता है,
आयन कैरियर, आयन को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू लिपिड बाइलेयर। ध्यान देना। तो आयनोफोर में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, बताओ इस आयनोफोर को, ये आयनोफोर कौन से मेटल आयन को बाइंड करेगा। तो जिस मेटल आयन में, इसके साइज में जो मेटल आयन सबसे सूटेबल बाइंड करता है वो आयनोफोर उसी आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पेपर में आया था सेलिनोमाइसिन, सेलिनोमाइसिन आपके पास के पॉजिटिव आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये नेट के एग्जाम में सवाल आ चुका है बायो इनऑर्गेनिक से। एक होता है वेलिनोमाइसिन, नेक्स्ट पूछा जा सकता है। इस आयनोफोर के लिए भी के पॉजिटिव की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। एक होता है आपके पास नॉन एक्टीन की बात करें तो ये NH4 पॉजिटिव आयन को बाइंड करता है। नेक्स्ट एक होता है आइनोमाइसिन, ये आपके पास Ca2 पॉजिटिव आयन को बाइंड करता है। एक होता है एंटरबैक्टीन, ध्यान देना भाई, एंटरबैक्टीन ये आपके पास आयरन वाले आयन को बाइंड करता है। Fe+2 भी हो सकता है और Fe+3 भी हो सकता है। एक होता है ग्रेमिसिडीन, ध्यान देना, ग्रेमिसिडीन की बात की जाए तो ये K पॉजिटिव को बाइंड करता है, H पॉजिटिव को बाइंड करता है, N पॉजिटिव को बाइंड करता है। एक होता है 2,4-DNP, ध्यान देना भाई, 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल, 2,4-DNP की बात की जाए ये भी आयनोफोर का काम करता है। ये आपके पास बाइंड करता है H पॉजिटिव आयन को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू लिपिड बाइलेयर। सही है। और अगर एग्जांपल हम यहां पे ले, एक होता है मोनेसिन, ध्यान देना, ये आपके पास बाइंड करता है Na पॉजिटिव आयन को और H पॉजिटिव आयन को। तो यहां से आपके पास ये भी मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं और आपके पास ये भी आपके पास यहाँ पे डोनर साइट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम होते हैं और ये भी हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आयन का ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, एक साइड से दूसरी साइड। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, इनको नेचुरल पॉलीइथर भी बोलते हैं। और आज के इस लेक्चर को अगर मैं कंक्लूजन करूँ, कंक्लूजन लेके आए, ध्यान देना। तो आपने मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स पढ़े। सबसे पहले हमने कहानी शुरू की कोऑर्डिनेशन के मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स से, फिर हम बायो इनऑर्गेनिक में हमने बात की हमारे पास जो हमारी क्या बोलते हैं पोरफायरिन रिंग है वो भी ऐसे मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड का बिहेव करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपने डिस्कस किया क्रिप्टेंट लिगेंड की बात की, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा और वहां हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े जो मेन ग्रुप केमिस्ट्री से आ सकते हैं। और फिर क्राउन ईथर की गैसियस फेज की स्टेबिलिटी के ऑर्डर, और वो भी डिपेंड किस पे करता है, क्राउन के साइज पे, मेटल के साइज पे। जिस मेटल आयन का साइज उस क्राउन उस कैविटी में बढ़िया इंटरेक्ट करेगा, उसमें सूटेबल बैठेगा, वही उसके साथ सबसे स्टेबल मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस की। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास जनरली चिलेशन इफेक्ट आपने पढ़ा, चिलेशन इफेक्ट आपने पढ़ा, चिलेशन इफेक्ट। दूसरा आपने पढ़ा मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे जनरली दैट इज क्लैथ्रोचिलेशन, क्लैथ्रोचिलेशन। ध्यान दीजिएगा, क्लैथ्रोचिलेशन इफेक्ट। सुनना भाई, देखो क्लैथ्रोचिलेशन, यहां पे भी चिलेशन होगा, यहां पे भी देखो, यहां पे भी चिलेशन हुआ, यहां पे भी चिलेशन हुआ, क्लैथ्रोचिलेशन में भी आपके पास चिलेशन होगा। ये भी आपके पास मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की तरह ही होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ये 2D इफेक्ट होता है। यहां हम लिगेंड के प्लेनरिटी की बात करते हैं, एक ही प्लेन में रखेंगे। और ये इफेक्ट आपका जनरली 3D इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है, 3D इफेक्ट। अब सुनिएगा कमाल की बात, यहां पे जब चिलेशन इफेक्ट की बात हो रही थी, आपने बोला मेजर एंट्रोपिक, क्या बोला आपने, मेजर एंट्रोपिक। आपने बोला ये माइनर एंथैल्पिक होता है। जब बात आई मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की, आपने बोला ये आपके पास ये 50% एंट्रोपिक और 50% एंथैल्पिक। बात आई क्लैथ्रोचिलेशन 3D इफेक्ट, ध्यान दीजिएगा, ये मेजर एंथैल्पिक होता है, मेजर एंथैल्पिक। माइनर
एंट्रोपिक, मेजर एंथैल्पिक, माइनर एंट्रोपिक। उम्मीद करता हूं आपको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के सारे फैक्टर क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा सिम्बोइसिस। CSR नेट में एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिम्बोइसिस से और HSAV प्रिंसिपल से, सही है। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट अच्छे से याद रखना है, और ये जो कहानी मैंने यहाँ पे डिटेल में बताई, क्रिप्टेंट लिगेंड इंपोर्टेंट है, और दूसरा क्राउन ईथर और आइनोफोर, तीनों मैक्रोसाइक्लिक जो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए और उनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर। धन्यवाद।